बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेल आज हमारा पहला लेक्चर है फिजिक्स का क्लास 10 का और चैप्टर नंबर 10 पीरियोडिक मोशन एंड वेव्स। वैसे इस बुक के अंदर चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, लेकिन इसके अंदर हम वेव्स के अलावा मोशन का टॉपिक भी स्टडी कर रहे हैं। इन शॉर्ट चैप्टर को डिवाइड किया हुआ दो टॉपिक के अंदर, जो हमारा बड़ा टॉपिक है वेव्स का है और दूसरा टॉपिक है जो छोटा है वो मोशन का है। अच्छा, पहले मैं कवर करूंगा टॉपिक मोशन का, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसे कवर करने के बाद जाके मैं आऊंगा टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ वेव्स। एनीवेज हमारा जो टॉपिक है मोशन का, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले कि हम पढ़ें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, वी नीड टू नो कि ये पीरियोडिक मोशन क्या होती है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। हमें इसको भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो पहले जरा हम इनको स्टडी करते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है। जिस स्टूडेंट से ये मैंने इनके नोट्स भी बनाए हुए हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी से लिहाज से, ठीक है। तो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? Such a motion which repeats itself after a particular interval of time is called periodic motion। यानी कि हर वो मोशन जो अपने आप को किसी खास टाइम के बाद रिपीट करे वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी मोशन है अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, वो भले किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, किसी भी तरह की मोशन हो। अगर एक ही मोशन को बार बार परफॉर्म किया जा रहा है, नंबर वन। एंड नंबर टू, हर दफा उस साइकिल को परफॉर्म करने में टाइम भी सेम लग रहा है। तो अगर मोशन में ये दो बातें पाई जाएंगी तो ऐसी मोशन कहलाएगी पीरियोडिक मोशन। अब ये मोशन किसी भी तरह की हो सकती है, डजंट मैटर कि मतलब उसे क्या शेप है, ठीक है। अब फर्ज करें कि जैसे कोई बाइक वाला है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब वो ट्रैवल कर रहा है, अब आगे कोई चौरंगी आ गई, ठीक है। अब वो चौरंगी से उसने, हाँ अब करते हैं, ठीक है। अब वो ट्रैवल कर रहा है, अब चौरंगी पे एक गोल रास्ता आ गया, अब उसने इस गोल रास्ते को कवर किया, ठीक है। अब फर्ज करें वो दोबारा इसी रास्ते पे दोबारा ट्रैवल कर रहा है, फिर थर्ड टाइम ट्रैवल कर रहा है, वो बार बार गोल गोल घूम रहा है। अगर आमतौर पर ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर वो इस तरह कर रहा है कि इसी मोशन को बार बार परफॉर्म कर रहा है, नंबर वन। और नंबर टू, जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर मुकम्मल करके आता है तो हर दफा उसको एग्जैक्टली सेम टाइम लगता है। फर्स्ट करेगा कि वो टाइम लग रहा है 90 सेकेंड, तो उसको हर दफा इस साइकिल को परफॉर्म करने में अगर 90 सेकेंड ही लग रहे हैं और यही मोशन बार बार परफॉर्म की जा रही है तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। तो इस तरह की बहुत सारी मोशन ध्यान में आ सकती है जो कि पीरियोडिक मोशन हो। जैसे सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या, अर्थ की मोशन की। जो हमारा अर्थ है वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है और एक ही तरह की मोशन को बार बार परफॉर्म कर रहा है, और उस मोशन को परफॉर्म करने में टाइम भी सेम लग रहा है। कितना लग रहा है? 365 डेज। तो अर्थ की मोशन भी कैसी है? पीरियोडिक मोशन है। जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, जिसके जो आर्म्स होते हैं, आवर्स का आर्म्स है, कांटे कराते हैं, यानी कि घंटे का या फिर मिनट्स का, ठीक है। तो इन आर्म्स की मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। कोई से भी आर्म्स हो, सेकंड्स का हो, मिनट्स का हो, आवर्स का हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही तरह की मोशन बार बार परफॉर्म हो रही है और हर दफा टाइम भी सेम लग रहा है। दोनों बातें होंगी तो वो मोशन पीरियोडिक होगी, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं होगी। कोई फैन अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो जो उसके पर थे वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और हर दफा उसको टाइम सेम लग रहा है, तो अगेन इसकी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टुवर्ड्स द वाइब्रेटरी मोशन। इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, लेकिन जिस पीरियोडिक मोशन में दो तरह की खास मोशन शामिल हो, यानी कि इन दोनों के अलावा बाकी मोशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि इस दो तरह की पीरियोडिक मोशन को बोलेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन है या फिर ऑसिलेटरी मोशन है। प्लीज नोट दिस के ये वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी दोनों सेम वर्ड है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये लिखा हुआ ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या? वाइब्रेशन, यानी कि दोनों सेम वर्ड है। तो दो तरह की मोशन कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। वो किस तरह की मोशन होती है? लेट्स सी, ठीक है। एक मोशन होती है बैक एंड फोर्थ और दूसरी होती है टू एंड फ्रो, ठीक है। बैक एंड फोर्थ इस तरह वाइब्रेट करना, ठीक है, आगे पीछे वाइब्रेट करना, इस तरह स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। टू एंड फ्रो लाइक अ पेंडुलम, ठीक है। तो इस ये दो तरह की मोशन कहलाती है हमारे पास वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। यानी कि ऐसी पीरियोडिक मोशन जिसके अंदर बॉडी आइदर बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मूव करे अराउंड अ मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, इसी डेफिनेशन को हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था और यही पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा बात नहीं पढ़ी थी कि ये मोशन पीरियोडिक होती है, एक ही तरह की मोशन बार बार रिपीट हो रही है और हर दफा इसको एग्जैक्टली सेम टाइम भी लग रहा है। तो ये इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, यानी कि पहले भी थी, हमने पढ़ी नहीं थी।
अब हम क्लास 10 में है तो इसको पढ़ने का एंगल हमारा चेंज हो गया है कि ऐसी पीरियोडिक मोशन जिसके अंदर बॉडी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूव करे इन अराउंड अ मीन पॉइंट, इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब हम आते हैं आवर मेन टॉपिक, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब नोट करें कि अगर मोशन वाइब्रेटरी है तो पीरियोडिक लाजमी होगी। इन द सेम वे अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो वो वाइब्रेटरी लाजमी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेटरी मोशन इज अ सबसेट ऑफ पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ सबसेट ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। अब ये मोशन क्या होती है, लेट्स स्टडी दिस। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इट मस्ट बी वाइब्रेटरी, तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऐसी वाइब्रेशन जो इन दोनों बातों को फुलफिल करे वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। नंबर वन, जो ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एंड नंबर टू, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि जो एक्सीलरेशन है ये हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन हो। तो जिस मोशन में ये दो बातें पाई जाएंगी वो कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन उन दोनों बातों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी कि जो एक्सीलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, नंबर वन। यानी कि जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा एक्सीलरेट करेगा। नंबर टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि अगर मैं ए को पॉजिटिव ले रहा हूँ जिसको मेंशन नहीं करते हैं तो एक्स नेगेटिव, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। थोड़ा सा इसको हम और पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट करें कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्यों होती है, ठीक है। पेंडुलम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बॉब है, ठीक है। अच्छा, ये बॉब का मीन पॉइंट है, ठीक है। जब मैं इसको मीन पॉइंट से यहाँ तक लेकर जाऊंगा तो डिस्प्लेस करूंगा, यानी कि मैं इसको यहाँ तक लेकर चला गया मीन पॉइंट से। तो ये बात जहन में कि मैंने डिस्प्लेस किया अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। जब मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, एक्सीलरेट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा लेफ्ट साइड पर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तब भी ये एक्सीलरेट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि दो बातें यहाँ पे लाजमी होंगी, यानी कि मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से दूर अवे डिस्प्लेस करूंगा और ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सीलरेट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और जितना ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा उतना ही ज्यादा एक्सीलरेट करेगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अब फर्ज करें कि मैं इसे ज्यादा आगे ले गया, ठीक है, तो ये ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, ठीक है। इन द सेम में स्प्रिंग की एग्जाम्पल है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मेरे पास कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ कोई भी मास अटैच है, ठीक है। जब मैं मास को यहाँ तक खींच के छोड़ दूंगा, यानी कि मैंने यहाँ तक खींचा, ये इसका मेन पॉइंट ओ था, ठीक है। मेन पॉइंट ओ से मैं मेन पॉइंट ए तक लेके चला गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्लेस किया अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा बैक एंड फोर्थ, ठीक है, इस तरीके से। अब ये मेरा पॉइंट बी बन गया, ठीक है। अब ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने डिस्प्लेस किया इस तरफ तो ये एक्सीलरेट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। और अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा यानी कि दबाऊंगा तब भी यही काम करेगा। तो अगेन यानी कि जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो मैं डिस्प्लेस करूंगा अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन और ये एक्सीलरेट करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर दो बातें पाई जाती है, यानी कि ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसके अंदर ये दो बातें पाई जाए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। नंबर वन, ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और नंबर टू, जो एक्सीलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। तो जो इक्वेशन है ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहाँ पे लिखी हुई है ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इन दोनों बातों को कवर कर रही है। तो ऐसी मोशन कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन तीनों मोशन में एक पैटर्न है। नंबर वन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, यानी कि हर वो मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, ठीक है। अब वो मोशन किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, ठीक है। फिर नंबर टू, वाइब्रेटरी मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन
जिसके अंदर बॉडी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करे, ठीक है। यानी कि इन दो तरह के पीरियोडिक मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। और सबसे आखिर में SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, जिसके अंदर ये दो बातें पाई जाए तो वो कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इनका आपस में एक रिलेशन है। जैसे फर्ज करें कि हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हर उनकी बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है। अब एनिमल्स की एक कैटेगरी है मैमल्स, यानी कि अगर कोई मैमल्स है तो वो एनिमल है तो मैमल्स के अंदर है ना, ठीक है। वो थोड़ी कि दरख्त मैमल्स बन सकता है, प्लांट की कैटेगरी अलग है। अब मैमल्स के अंदर ही बहुत सारे जानवर आते हैं, इनमें एक कैट आ गई, ठीक है। तो कैट है, उसका ताल्लुक मैमल से है, मैमल का ताल्लुक इससे एनिमल से है, तो ये इनके बीच में रिलेशन है। तो यही रिलेशन पीरियोडिक मोशन में, वाइब्रेटरी मोशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है, ठीक है। ये समझ लें कि जो पीरियोडिक मोशन है वो हमारा अगर एनिमल है, तो वाइब्रेटरी मोशन वो हमारा मैमल्स हो गया, जो कि बिलोंग टू एनिमल्स, यानी कि जो वाइब्रेटरी मोशन है इट बिलोंग्स टू पीरियोडिक मोशन, इसकी कैटेगरी है। इन द सेम में जो बिल्ली है इट इज द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है, ये इन तीनों मोशन में एक आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। अब मेन टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेपर में मोस्टली यही टॉपिक आएगा, आपसे डिफाइन करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन करने के अलावा हमारे पास मुख्तलिफ मोशन की एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैंने डिफाइन करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या फिर बॉल एंड बॉल की मोशन, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये दो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अब हमने इनको कवर करना है कि ये मोशन के जो है ना, ठीक है। अब मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि पेपर में सवाल आता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप लोगों ने यही दो कंडीशन लिखनी है, इसके अलावा और भी कंडीशन है लेकिन इन दोनों का लिखना लाजमी है। तो जो उसकी डेफिनेशन में दो कंडीशन थी, यही दो कंडीशन होंगी, ठीक है। मजीद और कंडीशन भी वो यहाँ पे आपको मैं शुरू कर देता हूँ। तो अगर कभी सवाल आता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सबसे पहली बात है कि जब बॉडी जो है ना इट शुड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी कि ये वाइब्रेटरी मोशन की कंडीशन है, यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है। नंबर टू जो हमारी मेन कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के है। नंबर थ्री, ये भी हमारी मेन कंडीशन है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। एंड नंबर फोर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा मेन पॉइंट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन में उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, ठीक है। अब जैसे फर्ज करें कि अगर मैं पेंडुलम कोई भी केस लेता हूँ, पेंडुलम वाला केस अगर ले लेता हूँ मैं। अब जब पेंडुलम रेस्ट पे है तो ये हमारा मेन पॉइंट है, जब इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ठीक है, यहाँ तक मैंने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ते 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 मेन पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, असूलन तो मतलब है कि इसको यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये मजीद आगे अब बढ़ते बढ़ते दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, यहाँ पे अगेन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस मोशन की ये दोनों, यानी कि फर्ज करें अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी हमारी मोशन के एक्सट्रीम पॉइंट है और पॉइंट ओ हमारा मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो ये भी एक कंडीशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अगर 3 नंबर की आएगी तो आप कोई सी भी 3 लिखते, लेकिन जो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसको लाजमी लिखना है। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के है। नंबर टू, जो एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों ने टॉपिक कवर करना है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है, इसको कवर करना है।
जी, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है हमें पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सिंपल का वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है, खाली पेंडुलम क्यों नहीं है, सिंपल पेंडुलम क्यों है, ठीक है। या पेंडुलम क्या होता है, थोड़ा सा सुन लेंगे पेंडुलम क्या होता है। तो हर बॉडी यानी खासतौर पे हर रिजिड बॉडी, ठीक है, इट कैन बिकम अ पेंडुलम इफ इट कैन ऑसिलेट, ठीक है, यानी कि हर रिजिड बॉडी जो कि ऑसिलेट कर सके वो पेंडुलम कहलाती है। तो वो किसी भी तरह की बॉडी हो सकती है, लेकिन सिंपल पेंडुलम एक खास पेंडुलम है, ठीक है। जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि मैंने कोई भी अगर धागा लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ली, ठीक है, स्ट्रिंग के एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, और दूसरे एंड से मैंने किसी मास को अटैच कर दिया, यानी ये यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, ठीक है, ये एंड फिक्स है, और दूसरे एंड से मैंने एक मास को अटैच कर दिया, ठीक है। अगर मैं देखा जाऊँ तो जो पूरी बॉडी इतनी बड़ी बॉडी है, यानी कि ये बॉडी का साइज है। लेकिन फर्ज करें कि इस पॉइंट मास का अगर जो बॉब है इसका मास तकरीबन 100 ग्राम है, ठीक है, तो इस पूरी बॉडी का मास भी 100 ग्राम होगा, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसका मास तकरीबन ना होने के बराबर है। तो हो क्या रहा है कि इस बॉडी का सारा के सारा मास जो है ना वो एंड में कंसंट्रेट हो गया है, तो ऐसे बोलते हैं पॉइंट मास। तो ऐसा पेंडुलम जिसमें सारा मास बिल्कुल एंड में कंसंट्रेट हो, वो पॉइंट मास हो, ऐसे पेंडुलम को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है, इसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब, ठीक है, स्मॉल बॉब है, इससे मुश्तमिल है, ठीक है। इसको मास को मैंने एम बोल दिया, ठीक है। इसको मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड को किसी भी सपोर्ट से फिक्स कर दिया है, ठीक है। अच्छा, जब ये बिल्कुल रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पर है, तो जो इसकी वेट की फोर्स है, ठीक है, अब ये पेंडुलम रिफ्लेक्शन, जो इसकी वेट की फोर्स है वो बैलेंस हो रही है टेंशन इन द स्ट्रिंग से, ठीक है। यानी कि वेट की फोर्स की इक्वल रस्सी में खिंचाव पैदा हो रहा है, उसे बोलेंगे टेंशन की फोर्स। फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, तो वहां पे लगती है सरफेस की रिएक्शन फोर्स। अब क्योंकि रस्सी से कोई चीज बंधी हुई है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, वो रेस्ट के अंदर है, तो जो चीज बंधी हुई है वो डाउनवर्ड जाना चाह रही है, उसकी वेट की फोर्स को डाउनवर्ड लेके जाना चाह रही है, और वेट की फोर्स की इक्वल रस्सी में खिंचाव यानी कि टेंशन पैदा हो रहा है, तो ये बिल्कुल रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पॉइंट ओ यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, सही है। तो इस पोजीशन पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, बिकॉज मूव नहीं कर रहा है। अब अगर इस बॉब को मैं पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक लेके जाता हूँ, ठीक है, यानी कि इसकी पोजीशन को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ तक लेके चला गया, यानी इस बॉब को अगर मैं पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक लेके जाता हूँ, फिर जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे आना शुरू होगा। क्यों नीचे आएगा, किस फोर्स से नीचे आ रहा है, वो फोर्स मैंने निकालनी है, ठीक है। इफ यू ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, अब नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि फर्ज करें कि अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती, कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऐसी मतलब है कि जमीन पे बॉल रखी हुई थी, मैं इसे ऊपर ले गया, ठीक है, तो अब इस पे जो लगने वाली फोर्स है वो mg के बराबर है, मैं छोड़ दूंगा तो वो वेट की फोर्स से नीचे आएगा, ठीक है। अब जब मैं इसे जमीन से थोड़ा सा ऊपर ले गया, तो जो वेट का फोर्स है वो एक्ट कर रहा है बिल्कुल डाउनवर्ड, एग्जैक्टली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मैं इस वेट की फोर्स को ब्रेक कर दूंगा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, जो बन जाएंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये टॉपिक हम क्लास 9th में कवर कर चुके हैं, चैप्टर 4 के बॉडी में, यानी कि एक वेट एक वेक्टर था, उस वेट को मैंने रिजॉल्व कर दिया उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया तो इतना एंगल कवर किया, अब इसी रेफरेंस से ये हमारा रेफरेंस एंगल बन गया, ठीक है। तो जो हमारा रेफरेंस एंगल होता है तो उस साइड का कंपोनेंट कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि mg cos थीटा है, ठीक है। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो हमारा कहलाता है mg sin थीटा, जो कि हमारा वर्टिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अब ये mg खत्म होकर mg cos थीटा और mg sin थीटा में ब्रेक हो गया। अब जो mg cos थीटा है वो रस्सी में मौजूद टेंशन के से कैंसिल हो रही है, यानी कि जो जितना हमारा mg cos थीटा का जो कंपोनेंट था वो रस्सी में मौजूद टेंशन से कैंसिल हो रहा है। तो जिस फोर्स से ये बॉडी नीचे आएगी वो फोर्स होगी mg sin थीटा, यानी कि जो वेट का वर्टिकल कंपोनेंट था, यानी कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आ रही है, ठीक है, और ये नीचे आ रहा है, और जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी,
यानी कि ये एक्सीलरेट करता रहेगा। लेट्स सी हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। तो पॉइंट ए पर हमने जो बॉब का वेट था mg, इसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स mg cos थीटा और mg sin थीटा में रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पर जो mg cos थीटा कंपोनेंट था इसने कैंसिल कर दिया टेंशन के साथ, तो इसलिए जो बाकी जो फोर्स जो बच गई वो कौन सी थी, mg sin थीटा, और यही वो फोर्स है जो कि बॉब को नीचे लाने की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ओ तक लाने में, ठीक है। अच्छा जैसे जैसे ये बॉब नीचे आता रहेगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, पॉइंट ओ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब तो यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, बल्कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्रॉपर्टी इनर्शिया की वजह से ये मजीद आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये मजीद आगे जाते जाते यानी कि दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट बी पर दोबारा बिकॉज ऑफ वेट कॉम्पोनेंट ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे आता रहेगा। यहाँ पे दोबारा वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये आगे जाता रहेगा। इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। यानी कि एक दफा मैंने पेंडुलम को पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक लेकर गया, छोड़ दिया, तो ये पेंडुलम ए से लेके बी से लेके ए तक टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, ठीक है। और जो बॉब की वेलोसिटी है पॉइंट ओ पर मैक्सिमम होगी, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मिनिमम यानी कि जीरो होगी, राइट। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सूरतों में यानी कि बॉब ए पर है या फिर बी पर है, हमेशा जो एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो कि हमारे पास कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जो यहाँ पे यानी कि इजी वर्डिंग में लिखा हुआ था एग्जैक्टली आप लोगों ने ऐसे ही याद करना है और डायग्राम को ड्रॉ करना है, डायग्राम आपको ड्रॉ की भी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि मोशन ऑफ बॉल एंड बॉल सिस्टम है, ठीक है। इसको भी हमने साबित करना है, एक्सप्लेन करना है कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अच्छा दोनों टॉपिक तकरीबन सेम है, मामूली सा फर्क है, यानी कि एक ही तरह की मोशन है, उसकी मोशन भी टू एंड फ्रो है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, तो वर्डिंग भी तकरीबन सेम होगी। हाँ ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल पेंडुलम के अंदर बाकायदा डिस्कस किया है कि किस वजह से किस कंपोनेंट से बॉडी नीचे आ रही है, बुक में मेंशन है, लेकिन बॉल एंड बॉल में यानी कि उसको भी लोगों ने स्किप कर दिया, खाली बस बता दिया कि नीचे आ रहा है। एनीवेज लेट्स सी द टॉपिक। जी हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ बॉल एंड बॉल सिस्टम, ठीक है। यानी कि एक बाउल है, कोई बड़ा सा कप है या प्याला है, ठीक है, उसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। तो उस बॉल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो वो टू एंड फ्रो मूव करेगा और उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ये हम लोगों ने कवर करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे एक प्याला बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि अगर कोई भी बॉल किसी बाउल के अंदर रखी हुई है तो उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है। तो बाउल में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि एक मेरे पास बड़ा सा बाउल है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने किसी बॉल को बॉल के अंदर रख के छोड़ दिया तो जो बॉल है वो बॉल के बिल्कुल सेंटर में जाके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, सेंटर में क्या होगा, जो बॉल का वेट है वो है mg, ठीक है। तो जो बॉल का वेट mg है इस सरफेस की रिएक्शन की फोर्स के बराबर होगा, वो आपस में कैंसिल होंगे यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये रेस्ट पर होगी यानी कि मूव नहीं करेगी। यानी कि इनिशियली जब बॉल जो है वो बाउल के सेंटर में रखी हुई है तो वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि ये हमारा मेन पोजीशन है, इसे मैं पॉइंट ओ बोल दूंगा। एट पॉइंट ओ द बॉल इज नॉट मूविंग, ठीक है। उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, क्योंकि जो इसका डाउनवर्ड वेट था वो उसके रिएक्शन फोर्स के बराबर है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं, यानी कि बॉल यहाँ पर थी, अब मैं बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया, ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन ए आ गई, ठीक है। फिर मैं छोड़ दूंगा तो अगेन बिकॉज ऑफ द सेम वेट कंपोनेंट यानी कि mg sin थीटा ये बॉल मूव करेगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो अब अगर मैं बॉल को
एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके जाता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो ये बॉल जो है ना वो इट विल मूव टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ, ठीक है। और जैसे जैसे बॉल नीचे आती रहेगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और इसके अंदर एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा और मेन पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। असूलन तो इस पॉइंट पे बॉल को रुक जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये अपनी जर्नी को जारी रखेगा और बाद में ट्रैवल करते करते मूव करते करते ये अगले एक्सट्रीम पोजीशन बी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद अगेन बिकॉज ऑफ द फोर्स वेट कंपोनेंट ये डाउनवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ, और जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, मेन पॉइंट पे अगेन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये और आगे जाता रहेगा अगले वाले एक्सट्रीम पॉइंट ए तक। इन द सेम वे एक दफा मैंने बॉल को पॉइंट ए तक लेके जाके छोड़ दिया तो ये पॉइंट ए से लेके बी से लेके ए तक मूव करता रहेगा और इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि जो एक्सीलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मैं हमेशा मेन पॉइंट से अवे डिस्प्लेस करूंगा और ये हमेशा टुवर्ड्स द मेन एक्सीलरेट करेगा। तो यही वो कंडीशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन होती है, ठीक है। तो क्योंकि बॉल और बॉल का सिस्टम तो इसको फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो जो हमारे पास पोजीशन वो है, यहाँ पे वेलोसिटी बॉब की मैक्सिमम है, ठीक है। इसीलिए कभी भी यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और पॉइंट बी में अगेन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, ये वही वाली फोर्स है mg sin थीटा, उस फोर्स की वजह से ये जो है ना नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास पेंडुलम हो या बॉल एंड बॉल हो, ठीक है, तो पहले हम फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस करते हैं, फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स से नीचे आता। तो जो mg sin थीटा की फोर्स है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको आमतौर पे हम नेगेटिव में लेते हैं। तो इसीलिए अगर कभी इसको बाकायदा ड्राइव करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी कि a इज प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। लेकिन हमारे पास फिलहाल क्लास 10 के अंदर इन दोनों की डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आगे जाके इंटर वगैरह के अंदर आपको इक्वेशन भी ड्राइव करनी होगी कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या फिर स्प्रिंग की या बॉल एंड बॉल की। तो वहाँ पे इन मोशन की डेरिवेशन भी मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था बॉल एंड बॉल सिस्टम का, जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है। अब अगर कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़नी है अबाउट द वाइब्रेटरी मोशन जो बहुत ही हमारी बेसिस के अंदर आती हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने कवर करना है। लेट्स कवर देम। अच्छा, इससे पहले हमने एक और टॉपिक भी पढ़ना है जो बुक के अंदर मौजूद है कि अगर कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, खासतौर पे पेंडुलम की मोशन, ठीक है, तो वो वाइब्रेटरी भी है, तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम पीरियड की डेरिवेशन है वो इंटर के अंदर है, लेकिन हमें खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और बाद में इस फॉर्मूले से हमने क्या इवेलुएट किया ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड भी लाजमी होगा, क्योंकि हर पीरियोडिक मोशन का कोई ना कोई टाइम पीरियड तो होता है, ठीक है। तो ये बुक का सवाल है कि अगर मेरे पास सिंपल पेंडुलम की मोशन है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो लेंथ है पेंडुलम की इसका टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ता है, नंबर 2 मास का, और नंबर 3 एम्पलीट्यूड। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। अच्छा, ये जो थर्ड वाला पोर्शन था वो बुक के अंदर नहीं है, लेकिन एक ये भी बेसिक टॉपिक पे है तो आई शुड टेल यू, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना है फॉर अ सिंपल पेंडुलम, और ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड जो ना इन तीनों क्वांटिटी से इस पे क्या फर्क पड़ता है, पेंडुलम की लेंथ से, बॉब के मास से और पेंडुलम के एम्पलीट्यूड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड का वो है 2π√L/g। यानी जो फॉर्मूला है हमारे पास टाइम पीरियड का, यानी कि किसी भी जो पेंडुलम पर टाइम पीरियड है वो बराबर है 2π√, के अंदर L/g, ठीक है। अब यहाँ पर g हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और 2 और पाई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कहीं भी बॉब के मास का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉब का मैं कोई भी मास ले लूं, 100 ग्राम का लूं, 200 ग्राम का लूं, 400 ग्राम का लूं, 50 ग्राम का लूं, ठीक है,
देयर इज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि फर्ज करें कोई भी सिंपल पेंडुलम है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था, तो मास के बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो फर्क पड़ेगा, बिकॉज टाइम पीरियड जो है ना वो अंडर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले के जरिए आई कैन सी कि जो टाइम पीरियड जो है ना वो अंडर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं पेंडुलम की लेंथ बढ़ाता हूँ, धागा लंबा ले लूंगा, तो ऐसे पेंडुलम का टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेंथ का इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है कि मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। नंबर 2, अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा या कम भी कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेंथ को कम करूंगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, बिकॉज लेंथ और टाइम पीरियड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, एम्पलीट्यूड। इससे क्या मुराद है, यानी कि अगर मेरे पास पेंडुलम है, ठीक है, तो इसे मैं कहाँ तक डिस्प्लेस करता हूँ वो बनेगा इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। फर्ज करिए कि मैंने यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है। तो मीन पॉइंट से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक का फासला कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर मैं ज्यादा करूंगा डिस्प्लेस तो यानी कि मैंने बढ़ा दिया एम्पलीट्यूड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर भी कहीं भी एक्स का जिक्र नहीं है, ऐसे आमतौर पर एक्स नॉट कहते हैं, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं इसको यहाँ तक रिलीज करूँ, यहाँ तक मतलब है कि लेके जाऊँ, या आगे तक या और आगे तक लेके जाऊँ, ठीक है। तो इस तीनों कंडीशन में देयर इज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, यानी कि एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से या कम करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है। सिर्फ और सिर्फ लेंथ से फर्क पड़ता है, स्मॉल जी की वैल्यू से भी फर्क पड़ता है, लेकिन अर्थ के लिए वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब है कोई भी पेंडुलम था, उसका जो टाइम पीरियड है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। अगर मैं बजाय अर्थ के उसको मून में ले गया, चांद में ले गया, तो वहां पे जी की वैल्यू अर्थ के मुकाबले में 6 गुना कम है, तो वहां पे इसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड जो है ना ये स्मॉल जी की वैल्यू के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर आमतौर पे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अर्थ ओनली। अगर हम अर्थ से बाहर जाएंगे, मून में या जुपिटर में या किसी और जगह पर, तो वहां पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर जो चैप्टर नंबर 1 की है, ठीक है, रिगार्डिंग वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी मोशन वाइब्रेटरी है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड लाजमी होगा, ठीक है। उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी लाजमी होगी, उससे कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, उसकी वाइब्रेशन होगी। तो हमने इन बेसिक डेफिनेशन को कवर करना है, ठीक है। आगे यही डेफिनेशन हमारे पास वेव के अंदर भी काम आएगी, बिकॉज जो वेव की मोशन होती है वो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पहले कवर किया, जो कि टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। और वेव की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती है। जी, हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म लिंक्ड विद द वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। नंबर 1, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है, कोई भी वाइब्रेटरी बॉडी है, आइदर वो कोई स्प्रिंग है, बॉल एंड बाउल है, या सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो उसका जो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है उसे हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट करके अगर मेरे पास सिस्टम है स्प्रिंग का, उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वाइब्रेटरी भी होती है, ठीक है। यानी कि कोई स्प्रिंग था, उसको जब मैंने खींचा और छोड़ दिया तो ये ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं मीन पॉइंट से लूँ, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ पर आ गया, इसे बोलेंगे वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। मैं कोई भी पॉइंट, अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया और बाद में वापस यहाँ पर गया, ठीक है। यानी कि इसने अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, एक साइकिल मुकम्मल कर ली। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, ठीक है। पेंडुलम के अंदर मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, तो ये इसकी वन साइकिल मुकम्मल हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी वन साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जो उसको टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम कांस्टेंट है, वो कहलाता है टाइम पीरियड, ठीक है। और अगर वो कांस्टेंट होगा तभी उसकी मोशन पीरियोडिक होगी। अगर मोशन पीरियोडिक नहीं है तो ना वो वाइब्रेटरी होगी ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो कोई भी वाइब्रेटरी बॉडी है वो एक साइकिल को कितने टाइम में कवर कर रही है वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड, ठीक है। स्प्रिंग हो या पेंडुलम हो या बॉल एंड बॉल हो, ठीक है,
यानी कि वन साइकिल को कितनी देर में कवर किया जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम कहलाता है, वो स्पेसिफिक टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, वो बहुत सारे साइकिल कवर कर रही है, ठीक है, बहुत तेज वाइब्रेट कर रही है। तो कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कवर कर रही है या फिर कितने साइकिल्स कवर कर रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, आमतौर पर ऐसा सुना होता है कि भाई घरों में वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही है, भाई वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, तो 50 हर्ट्ज का आ रहा है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि जो हमारे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो एक सेकंड में 50 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक और एक बात है, जो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। यानी कि फर्ज करें कि अगर मेरे पास से 0.5 सेकेंड टाइम पीरियड है, किसी भी पेंडुलम या किसी भी तरह की मोशन का टाइम पीरियड जो है ना 0.5 सेकेंड है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन 0.5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 2 हर्ट्ज। यानी कि अगर मुझे किसी भी वाइब्रेटरी मोशन का टाइम पीरियड मालूम है, देन आई कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी। इन द सेम वे टाइम पीरियड भी फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर मुझे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू मालूम है तो मैं इजीली दूसरी वैल्यू भी मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज एच कैपिटल एच स्मॉल जी, हम ऐसे करते हैं हर्ट्ज को, ठीक है। लास्ट वन इज एम्पलीट्यूड। तो अगर मेरे पास कोई भी वाइब्रेटरी बॉडी है, ठीक है, तो ये मेन पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो उसका कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे कि ये वो स्प्रिंग है, ठीक है। फर्स्ट करें बॉडी यहाँ पर है, तो ये रहा मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट से लेके यहाँ तक का फासला कोई भी डिस्टेंस हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। बॉडी यहाँ पर है, फासला बढ़ गया। अब ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट था, बॉडी इससे आगे नहीं जा रही है, ठीक है। तो मेन पॉइंट से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक का फासला कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो आमतौर पे इस x को हम x नॉट से जाहिर करते हैं, यानी कि ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पॉइंट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पॉइंट, तो ये यहाँ से भी ये फासला इतना ही होगा। तो यानी कि जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो दोनों साइड से ये फासला एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। या पेंडुलम है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला अगर x नॉट है, तो दूसरी साइड भी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी x नॉट ही होगा, ठीक है। So maximum distance of a body from its mean point is called its amplitude. तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है अबाउट द वाइब्रेटरी मोशन जो आप लोग को पता होनी चाहिए। यही डेफिनेशन वेव के टॉपिक में काम आएंगे, बिकॉज वेव की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन होती है, उनकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, उनका भी टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उनका भी होता है एम्पलीट्यूड, कुछ और चीजें एक्स्ट्रा भी होती है, ठीक है। जैसे करंट भी एक वेव की फॉर्म होती है, तो यानी करंट के अंदर भी क्या होता है कि उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो उसको हम कवर करेंगे वेव के टॉपिक के अंदर। अच्छा, बुक के लिहाज से हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। कुछ और टॉपिक्स भी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह गिवन है, तो उन्हें हम कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन बुक का रह ना जाए, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। लेट्स सी। जी, हमारी बुक में जिक्र है सेकंड पेंडुलम का न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये होता क्या है तो हमें पता होना चाहिए, यानी कि व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। तो बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। A simple pendulum whose time period is 2 seconds is called a second pendulum। यानी कि वो पेंडुलम, वो सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, वो कहलाता है सेकंड पेंडुलम, ठीक है। तो खाली सेकंड पेंडुलम ही सुनने में आता है, थर्ड या फोर्थ सुनने में नहीं आता है, ठीक है। तो एनीवेज वी शुड नो कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। अच्छा, बुक एक और सवाल है कि which component of the force is responsible for the oscillatory motion of a simple pendulum। यानी कि सिंपल पेंडुलम के मोशन के लिए फोर्स यानी कि वेट की फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है, तो वो कंपोनेंट कौन था? mg sin थीटा, ठीक है। यानी कि जो बॉब था, जब उसको मैंने दूर किया, यानी कि जब उसको मैंने स्ट्रेच किया फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है, तो फिर मैंने बॉब के वेट को रिजॉल्व किया उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स mg cos थीटा और mg sin थीटा के अंदर। तो mg cos थीटा जो है ना वो टेंशन से कैंसिल आउट हो गया था, हमने कहाँ पढ़ा था? पेंडुलम के टॉपिक के अंदर।
तो अब जिस फोर्स से पेंडुलम नीचे आएगा वो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है mg sin थीटा, यानी कि ये फोर्स है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ फॉर द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, at what position acceleration of the simple oscillatory pendulum is maximum and why, यानी कि किस पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है और क्यों होती है। तो हमेशा मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो होती है। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी पेंडुलम है, ठीक है, तो इसकी जो एक्सीलरेशन है या फिर वेलोसिटी है, दोनों जो है ना वो मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। ठीक है। बिकॉज जो एक्सीलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, एक ही वैल्यू में इजाफा होता रहेगा एंड एट द मीन पॉइंट ये मैक्सिमम होगी, उसके बाद ये वापस कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और एक्सट्रीम पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन है उन्हें भी कवर करना है हम लोगों ने। उनको भी देख लेते हैं। जी, अब ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बॉल एंड बॉल सिस्टम मूविंग फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट। ठीक है, तकरीबन सेम क्वेश्चन ये है, यानी कि जो हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम है, तो वो जो बॉल है ना कहाँ पे बहुत तेज मूव कर रही है और कहाँ पे बहुत स्लो मूव कर रही है। तो अगेन सेम आंसर है। ठीक है, यानी कि जब बॉल मेन पोजीशन पर है तो उसकी वेलोसिटी कैसी है, फास्टेस्ट है। ठीक है। और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, स्लो, यानी कि जीरो है, यानी कि वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक हमारा बाकी रह गया है, वो है डैम्पिंग का। तो आई थिंक इस टॉपिक को भी हम आज ही के लेक्चर में